Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। और बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 1 का, बट कुछ बेसिक टॉपिक्स रह गए थे और एक मेजर टॉपिक हमारा रह गया पीपीएफ, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर मुझे लगा कि वीडियो लेंदी हो रही है या फिर लंबी हो रही है बहुत ज्यादा, तो जिसके बाद हम लोग पीपीसी के 2 टुकड़े कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ पोर्शन जो है वो मैं फाइनल वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बट मेक श्योर कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हों और आप लोग क्लियरली चीजों के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज जो हम सबसे पहले समझने वाले हैं वो बेसिक एक छोटा सा आइडिया लेते हैं अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा या कई बार इसके बारे में समझा होगा, पर आज क्लियरली आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, डिस्टिंक्ट से समझ में आ जाएंगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बड़ा नॉर्मल सा बात, एक इंसान जो हर चीज में क्या ढूंढता है? पॉजिटिविटी ढूंढता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जो चीजों को बहुत अच्छे मैनर में ग्रास्प करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ये इकोनॉमिक्स जो चीजों को जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करती है, जिसमें वो कोई भी अपना मतलब एक भी अपना ओपिनियन या अपनी कोई चीजें उसमें दखल अंदाजी नहीं करवाती हैं। जो जैसा है दैट रिमेन सेम एंड कांस्टेंट, और उसको वो वैसा ही मान के चलती है। नॉर्मेटिव को आप बेसिकली नेगेटिव साइन से कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये जैसी चीजें होती हैं वो नहीं बताता, ये बताता है कि जैसी चीजें होनी चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग जैसा इसको लगता है कि विच इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, उसको ये बोलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आया आप लोगों को समझ में? पॉजिटिव का मतलब जैसे को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना। मतलब अगर इसको आप लोग बुक के डेफिनेशन में देखेंगे तो हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, प्रॉब्लम्स आपकी किस तरह से एक्चुअल में सॉल्व होती है वो कौन बताता है? पॉजिटिव। और हाउ दे ऑट टू बी सॉल्व, ऑट टू बी सॉल्व का मतलब कैसे होनी चाहिए। समझ में आया? अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द डेटा। मतलब इसके पीछे क्या होगा? कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे, कुछ डेटाज होंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का अपना कोई सोच, अपना कोई दायरा, अपना कोई नजरिया नहीं है। आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ये समझ लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में कई सारे बच्चे बैठे होते हैं और सब बच्चे आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन को टैली कर रहे होते हैं, राइट? तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? कभी कभी हमारा आंसर सही होता है पर हम दूसरे वाले से पूछकर गड़बड़ कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है? हम सिर्फ वर्क कर रहे होते हैं डेटा के ऊपर, उसने कहा तो हमने उसको सही मान लिया, चाहे वो सही है या नहीं है ये सेकेंडरी बात है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसी है, बड़ी सीधी सादी। यहां से 2 एंड है, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। ना तो ये पॉजिटिव की तरफ इशारा करेगी ना ये नेगेटिव, ये कैसी रहेगी? न्यूट्रल। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसा जिस तरफ आप इसको डाइवर्ट कर दोगे उस तरफ ये डाइवर्ट हो जाएगी, और जिस तरफ से आप इसको हटा दोगे उस तरफ से ये हट जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आप लोगों को क्या देता है? रियल डिस्क्रिप्शन। रियल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसी चीज है उसको सामने सामने वो एज इट इज ही बताएगा। और प्लस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी भी तरह का वैल्यू जजमेंट पास नहीं करेगा। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है? अपनी तरफ से कोई राय या कोई चीज देने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब आपने कहानी जो पढ़ी वो किसके बारे में पढ़ी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करिए राम ने कहा कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और श्याम ने कहा कि जो इंडिया है वो एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। राम जो डेटा यूज कर रहा था वो कर रहा था 2016-17 का डेटा, और इंडिया का डेटा जब श्याम यूज कर रहा था वो कर रहा था 2024-25 का डेटा। तो आप लोगों को समझना क्या पड़ेगा कि राम भी करेक्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग और श्याम भी करेक्ट है। मतलब जाहिर सी बात है, अब दोनों बोले कि एक बोले कि ए सही है और एक बोले बी सही है, तो ये तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन वाली बात हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कंपैरिजन करेगी नहीं। पॉजिटिव क्या कहेगी? राम तुम भी सही हो क्योंकि तुम्हारे पास 2016-17 का डेटा है, और श्याम तुम भी सही हो क्योंकि तुम्हारे पास 2024 और 2025 का डेटा है। तो एज अ रिजल्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्राइज टू फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। एंड नॉर्मेटिव की बात करेंगे तो नॉर्मेटिव के पास अपना कोई भी डेटा मौजूद नहीं होता। इसकी सारी कहानी चल रही होती है अपनी ओपिनियन के ऊपर। मतलब जैसा इसको फील होता है ये वैसा ही बता देता है। इट टोटली वर्क्स ऑन ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब हमारी राय, जैसी हमारी राय है उस हिसाब से हम सारे काम को करना शुरू कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक में कोई भी वैल्यूएबल जजमेंट पास नहीं हो रहा था, और यहां पर क्या होगा?
सारा का सारा वैल्यूएबल जजमेंट ही पास होगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो किसी और के लिए तर्क होगा, कुतर्क होगा, या कोई ना कोई सजेशन होगा, या कोई ना कोई इंप्रूवमेंट का तरीका होगा, मतलब अपनी राय जरूर देगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे दोस्त होते हैं आप लोगों के, दो तरह के। एक तो ये ऐसे वाले जो बिल्कुल हर चीज में क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। पर एक दूसरी कैटेगरी के होते हैं जो आपकी कई कई बात को काटेगा जरूर और अपनी राय जरूर देगा उसमें। तो समझ लीजिए वही पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया हो, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजर टॉपिक हमारा पीपीएफ रहेगा आज की वीडियो में, और बाकी हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग छोटे छोटे स्मॉलर टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला मेरे को टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है माइक्रो और मैक्रो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स हाउ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। अब एक बात समझिएगा जरा नॉर्मल सी, अगर एक समंदर का एरिया है और अगर उस समंदर के एरिया में से एक छोटा सा टुकड़ा या पानी का भरकर किसी ने बाहर निकाल कर रख दिया, तो क्या वो समंदर से अलग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे तत्व सारे गुण किसके होंगे? समंदर के होंगे। और अगर कल को ये ही वापस इसमें डाल दिया गया तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। सेम ऐसे ही समंदर को समझ लीजिए आप मैक्रो, और इस जो साइड में बकेट में निकाला गया है उसको समझ लीजिए माइक्रो। दैट मीन्स माइक्रो हो या मैक्रो, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज एक्चुअल में अलग है ही नहीं है, सिर्फ ये देखने का नजरिया है। क्या नजरिया है? कि माइक्रो को छोटे स्तर पर देखा जाता है और मैक्रो को एक बड़े स्तर पर, बड़े रूप पर देखा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है हाउ एंड वाई माइक्रो इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे एंड आप डिपेंड कर देंगे मैक्रो माइक्रो पर कैसे। अब मैं एक एक एग्जांपल दे दे रहा हूं जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मैं डिमांड की बात करूं और एग्रीगेट डिमांड की बात करूं, दोनों में फर्क क्या है? डिमांड एक व्यक्ति की होती है और एग्रीगेट डिमांड सभी व्यक्तियों की, सारे कंज्यूमर्स की एक साथ होती है। एग्रीगेट डिमांड किसका हिस्सा है? मैक्रो का। और डिमांड किसका हिस्सा है? माइक्रो का। तो एज अ रिजल्ट अगर यहां पर कोई बदलाव आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बदलाव आपको यहां देखने को मिलेगा, या अगर ये बदल रही है तो इसका कारण क्या होगा? कि इसमें जरूर बदलाव हुआ होगा। तो समझने का मतलब ये है कि बोथ माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज दे बोथ आर सेम, जस्ट सेम। तो लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए, लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करने के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रूव करने के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर को, प्रोड्यूसर बिहेवियर को, फॉर्म्स ऑफ मार्केट को, दुनिया की कोई भी चीज हो उसको प्रूव करने के लिए अगर मैक्रो को प्रूव करना है तो माइक्रो का सपोर्ट लगेगा, और माइक्रो को प्रूव करना है तो मैक्रो का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है बेटा। देन एक वर्ड है यहां पे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। बेटा पैराडॉक्स का मतलब होता है जो चीज खुद को ही सही बताकर खुद को ही गलत साबित कर देती है। तो एज अ रिजल्ट आप लोगों को यहां पर यह समझना है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो कोई चीज जो माइक्रो के स्तर पर आपको सही दिखाई दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो जब आप मैक्रो के नजरिए से देखें तो वो सही प्रूव हो, या फिर जब कभी कोई चीज आपकी मैक्रो में सही है और जरूरी नहीं है कि वो माइक्रो में सही प्रूव हो। एग्जाम्पल का बतौर अगर मैं माइक्रो के एक एलिमेंट की बात करूं, सेविंग्स की, तो सेविंग्स क्या प्रूव होंगी? बढ़िया प्रूव होंगी। सपोज करो राम एक लड़का है, वो अपने पास पैसे को बचाता है, सेव करता है, तो इससे उसका क्या फायदा हो रहा है? उससे आगे वाले समय में उसके पास पैसा ज्यादा बचेगा, वो अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकेगा, कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्रॉस्पेरिटी वाला जोन आ रहा है ना। तो मतलब राम के लिए सेविंग करना क्या है? एक पॉजिटिव साइन है। किसके अकॉर्डिंग? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। पर अगर मैं इसी को मैक्रो के हिसाब से देखूं, सपोज करो पूरा इंडिया क्या करने लगे? एक साथ सेविंग करने लगे। ठीक है, अगर पूरा इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ एवरीवन स्टार्ट्स टू सेव, तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, लोग बात चीजों को खरीदेंगे नहीं, बिकना बंद हो जाएंगी चीजें, लेबर को काम मिलना बंद हो जाएगा, लोग बात रोजगार पे जाना बंद कर देंगे, तो पूरे देश में आर्थिक मंदी का माहौल हो जाएगा, पूरे देश में बेरोजगारी फैलना शुरू हो जाएगी, इलिटरेसी हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगी, 50 प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी हुई जनरेट हो जाएंगी। कब? अगर इसको मैक्रो के स्तर पे देखा जाए तो देखिएगा जो चीज आपको माइक्रो के स्तर पे छोटी लगी, बेकार लगी, मतलब अच्छी लगी, वो बड़े मैक्रो पर आते आते क्या हो गई? बेकार हो गई।
ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैक्रो में कोई चीज अच्छी साबित हो रही है और माइक्रो में वो बुरी हो रही है। जैसे एग्जांपल समझो, पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि पर व्यक्ति की एवरेज इनकम क्या है। सपोज करो एक देश के अंदर 10 लोग रहते हैं और टोटल उस देश की इनकम 10 लाख है, तो एवरेज क्या कह रहा है कि 10 लाख को डिवाइड कर लो 10 से, तो मतलब हर व्यक्ति की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। अब जरा इसे इंडिया के बतौर एग्जाम्पल में ले लेना। एक टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, या कॉबलर, या छोटे छोटे लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति की इनकम क्या मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में एवरेज रियलिटी दिखाई जा सकती है? नहीं दिखाई जा सकती। तो अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो ये मैक्रो वेरिएबल कह रहा है ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। पर अगर इसे आप सच्चाई में जाके माइक्रो पे देखेंगे तो ये आपको बेकार लगेगा, घटिया प्रूव होगा। उसका रीजन क्या है कि जो चीज मैक्रो पे अच्छी दिख रही है जरूरी नहीं है वो माइक्रो पर अच्छी साबित हो। तो बेटा आई थिंक आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और तीसरा हमारा एक पॉइंट है जो कभी कभी ये सवाल उठ जाता है कि आप बताइए आपके अकॉर्डिंग माइक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैक्रो? तो आप लोग क्या कहेंगे? नो, अकॉर्डिंग टू अस बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और दोनों का अपना महत्व है, दोनों का अपना रीजन है, दोनों की अपनी चीजें हैं। माइक्रो का काम मैक्रो नहीं कर सकती और मैक्रो का काम माइक्रो कभी नहीं कर सकती। तो एज अ रिजल्ट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये बताना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अ बैलेंस स्टेटमेंट दैट बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। ठीक है बेटा, आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। बस हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वो रह गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पीपीएफ। और पीपीएफ को पढ़ने के लिए पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना पड़ेगा, जिस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम देते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखिए बेटा, जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ड अपॉर्चुनिटी और दूसरा वर्ड आपका कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका मिलने वाला, जो भी आपको कोई ऐसी चीज मिलने वाली है जो आपके लिए बेटर साबित होने वाली है, फायदेमंद साबित होने वाली है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि दिस इज माई अपॉर्चुनिटी, आई एम गोइंग टू ग्रैब दिस सिचुएशन, मैं इस हालात को जाने नहीं दूंगा। और कॉस्ट का मतलब होता है लागत। तो बेटा सिंपल सी कहानी समझो, किसी मौके की तलाश कर रहे थे और उस मौके को हासिल करने में जो तुम्हें नुकसान होता है, जो तुम्हें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उसी कॉस्ट को हम लोग नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। दैट मीन्स नेक्स्ट का मतलब अगला, बेस्ट का मतलब जो बढ़िया था एकदम सबसे लास्ट, ऑल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन, और फॉरगॉन का मतलब जो मुझे भूलना पड़ा। तो ऐसी वो चीज जिसको हासिल करने के लिए मुझे किसी चीज को छोड़ना पड़ा, वो कोई चीज जो मैंने छोड़ी, जो मैंने ड्रॉप करी, वो मेरे लिए बन जाती है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के बतौर बताता हूं, आपके पास एक जॉब है ऑलरेडी, आप जॉब कर रहे हैं 50,000 रुपए महीने की। आपके पास 3 ऑप्शन आए, नया ऑफर आया आपको 80,000 की जॉब का, एक जगह से आया 70,000 और एक जगह से आया 60,000। एज अ रैशनल और समझदार कंज्यूमर आप कौन सा ऑफर सेलेक्ट करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप जो सेलेक्ट करेंगे वो 80K वाला ऑफर सेलेक्ट करेंगे। जब आपने 80K वाली जॉब सेलेक्ट कर ली तो उसकी वजह से आपको कौन सी जॉब छोड़नी पड़ी? प्लीज इस पे फोकस ना करें, क्योंकि ये तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन बन रहे हैं यहां पर। अगर 80 वाली जॉब ना होती तो आप कौन सी जॉब प्रेफर करते? 70K वाली। तो एज अ रिजल्ट 80 को हासिल करने के लिए आपको 70 वाली जॉब को क्या करना पड़ा? क्विट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन इंग्लिश व्हाट वी विल से, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ता है। तो सेम कंडीशन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया हो तो क्लियरिटी है बेटा, और नहीं आया हो तो कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों का डाउट है। आज मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है? पीपीएफ से रिलेटेड है। और इसके बाद हम लोग आगे की जो चीजें करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब देखिए, पीपीएफ का टॉपिक खुला हुआ है, पीपीएफ बना हुआ है, पर प्लीज डोंट फोकस अपॉन द डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम अप्रोप्रिएट नहीं है। थोड़ा सा डायग्राम जो मैं बनाऊंगा आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, तो आपको इट विल बी अ बेटर एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बेटा, तो समझिएगा। नाम क्या है पहले तो वही देख लेते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, देन ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड मैनी अदर्स नेम, मतलब बहुत सारे इसके नाम है जिसको हम लोग पीपीएफ भी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, पर आपको सब नामों से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग चीज को समझिएगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहले आपको एक चीज याद रखनी है इसमें। पहली चीज आप लोग ये देखेंगे कि हर इकोनॉमी की एक क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। हर इकोनॉमी का एक दायरा होता है कि वो उस पॉइंट से ऊपर चाहकर भी क्या नहीं कर सकती, हासिल नहीं कर सकती, प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे कि आप लोग क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए। क्रिकेट में जब ये पिच है, इसके आसपास एक बाउंड्री बनी होती है, बाउंड्री लाइन बनी हुई होती है, और जो लोग होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो यहां से खेल रहे होते हैं। बॉल मैक्सिमम यहां पर टच होगी जाकर, तो हाईएस्ट रेंज क्या होगी, 6 होगी। जैसे कि अब ये क्रिकेट का एक दायरा हो गया, एक रेखा हो गई, एक सीमा हो गई कि इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता। तो सेम ऐसे ही इकोनॉमी में भी क्या होता है, इकोनॉमी में भी कैपेसिटी होती है कि वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सकती है और उससे ऊपर वो नहीं जा सकती। ठीक है, अब जैसे कि नाम समझिए, कर्व वर्ड आ रहा है, तो कर्व वर्ड में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी क्लियरली कि 3 तरह का हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। एक हम टेक्स्ट की फॉर्म में किसी चीज को दिखाते हैं, दूसरा हम टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, और तीसरा हम इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं। तो जो हमारा पीपीएफ है वो क्या है बेटा, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड कर्व वर्ड यूज कर रहे हैं। और देखो नाम क्या है इसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। नाम समझ लेना, प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या क्या प्रोडक्शन हो सकता है, और कर्व का मतलब एक बाउंड्री। अब यहां पर सिंपल सी बात, अभी मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा और अभी मैं चीजों को क्लियरली डिस्कस नहीं कर रहा, पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो कर्व है वो कुछ इस तरह का बनेगा, और ये बताएगा कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम साइट है जिसके अंदर इकोनॉमी अपना प्रोडक्शन कर सकती है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो आपको इसके लिए कुछ एक बेसिक पहली चीज समझनी है कि इकोनॉमी के पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं बेटा, लिमिटेड है। हर रिसोर्सेज को वो पूरी तरह से अबंडेंस नहीं है उसके पास, अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है, एक दायरा है जिस दायरे के अंदर रह के इकोनॉमी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल करने के लिए इस टॉपिक को हम लोग ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी मात्र कितने गुड्स बना रही है, 2 गुड्स बना रही है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इकोनॉमी में 2 गुड बने, 2 लाख भी कम है टाइप्स के, अगर मैं एक्चुअली में देखूं तो पर किसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आसान मान के चल रहे हैं। वी आर ओनली थिंकिंग दैट द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ओनली 2 गुड्स। इकोनॉमी कितने गुड्स बना रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके 2 गुड्स बना रही है। वो इसलिए क्योंकि कर्व की 2 ही साइड है, एक एक्स एक्सिस और एक आप लोगों की वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई के मिश्रण को दिखाने के लिए आगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि कर्व क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे वर्क करता है, तो आप लोगों को ये चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए, जस्ट फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, पीपीएफ या पीपीसी का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ये दिखाता है कि इकोनॉमी अपने लिमिटेड गिवन रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम 2 गुड्स कितने प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब ये क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन बता रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर आप बुक की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा बेटा, आप में वहां पर देखने को मिलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आप लोगों को पीपीएफ का बेसिक पार्ट समझाया है। इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो हम लोग नेक्स्ट और लास्ट वीडियो के अंदर पीपीएफ के अजम्पशंस, पीपीएफ की प्रॉपर्टीज, देन अटेनेबल एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन, देन शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ, ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। बट मेक श्योर कि जितना फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक पढ़ा है उतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि जितना आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा चीजों को जल्दी करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और आप लोग ठीक से पढ़ रहे होंगे। एंड मेक श्योर कि क्वेश्चंस जरूर ट्राई कर लें, एटलीस्ट यहां तक के। लास्ट वीडियो में इसमें जो पार्ट आएगा उसमें आप लोगों का चैप्टर 1 पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ।